जैसा आपको सबसे पहले बताया था, आज एक बड़ी खबर का खुलासा यहां पर लोकतंत्र में करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे पर एक बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं। डीजीपी के पद पर संजय पांडे की नियुक्ति पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि नियमों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके संजय पांडे को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया। एक सवाल यह भी है कि क्या संजय पांडे की नियुक्ति पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी जो है उसकी अवहेलना की गई। क्या संजय पांडे को डीजीपी बनाने की प्रक्रिया जो है उस पर अब पूरे सवाल नहीं खड़े होते। सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में पूरे विस्तार से बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार में कितना बड़ा गड़बड़ धारा चल रहा है, इसकी आपको एक एक करके पूरी खबर यहां पर टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर दिखाते हैं। आज हम लगातार दूसरे दिन इसका दूसरा प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं। कल हमने आपको यह दिखाया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए पर्दे के पीछे किस तरीके से परमवीर के साथ सीक्रेट डील का जुगाड़ चल रहा है। परमवीर को देशमुख के खिलाफ केस में सेटल करने के लिए उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है और इस डील में संजय पांडे की एक अहम भूमिका है। तो पन्ने की ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, एक एक करके आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। जो हमने इसका जो प्रमाण था वो आपको दिया था कि किस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, फोन पर जो बातचीत हुई वो हमने आपको कल दिखाई थी। आज जो बड़ा खुलासा है आपको सबसे पहले वो बताते हैं। लगातार इस पर हमें एक के बाद एक खबरें मिल रही हैं। डीजीपी की नियुक्ति जो है उस पर अब पूरे तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं टाइम्स ऑफ भारत का महाराष्ट्र के डीजीपी की नियुक्ति पर जो बड़ा खुलासा है वो क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने, और मैं एक एक करके ये आपको सारे तथ्य बताता जाऊंगा, कुछ पन्ने भी आपको दिखाता जाऊंगा। स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको, ये बड़ी स्क्रीन पर पन्ने, उस पर आपको थोड़ा ज्यादा ढंग से ये बात समझ में आएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 21 नाम, जैसे कि जो पूरा तरीका होता है, जो पूरा एक प्रोसेस होता है डीजीपी को बनाने के लिए, तो महाराष्ट्र सरकार ने 21 नाम जो थे वो यूपीएससी के पैनल को भेजे थे। डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव जो था उसमें दूसरे नंबर पर उन्होंने संजय पांडे का नाम भेजा था। लेकिन उसके बाद जो पूरी कहानी हुई और संजय पांडे को क्या जो कमिटी थी उसने पूरा माना, संजय पांडे के नाम पे मुहर लगाई, और अगर नहीं लगाई तो संजय पांडे कहां से पहुंचे, ये पूरी खबर आपको पहले इस स्टोरी में दिखाते हैं। क्या इन्हें पहचानते हैं आप? ये है संजय पांडे। महाराष्ट्र में इन्हें जनता कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जानती है। कि डीजीपी के पद पर संजय पांडे की नियुक्ति अवैध है, कि संजय पांडे को डीजीपी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी नियम ताक पर रख दिए, कि महाराष्ट्र सरकार ने संजय पांडे को डीजीपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है, कि महाराष्ट्र सरकार ने संजय पांडे को कार्यवाहक डीजीपी बनाने के लिए यूपीएससी के पैनल की तरफ से दिए गए नामों को भी नजरअंदाज किया। महाराष्ट्र सरकार ने आखिर संजय पांडे पर इतनी मेहरबानी क्यों की? क्या इसका अनिल देशमुख मामले से कोई कनेक्शन है? क्या ऐसे फैसले महाराष्ट्र के वसूली कांड पर पर्दा डालने के लिए लिए गए? टाइम्स नाउ ऑफ भारत के हाथ 9 पन्नों के वो सीक्रेट दस्तावेज लगे हैं जो पांडे की नियुक्ति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और ये खुलासा आज संजय पांडे के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देगा। तो आपको हमने बताया कि हम आपको दिखाने क्या वाले हैं, कैसे ये पूरा खेल होता है, कैसे यूपीएससी की चयन प्रक्रिया होती है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पहला ये
दिखाता हूं, ये पूरे जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं, जो पूरा डिस्क्लोजर हम यहाँ पे कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 21 नाम भेजे थे यूपीएससी पैनल को। जो पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें यूपीएससी पैनल को सरकार कुछ नाम भेजती है। उन 21 नामों में अगर आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है। संजय पांडे का नाम जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गया था, जो डीजीपी अभी हैं संजय पांडे साहब, ये देखिए 1962 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1986 बैच के हैं। 2 नंबर पर संजय पांडे साहब का नाम था। अब जो इन्होंने लिस्ट भेजी थी उसमें 2 नंबर पर संजय पांडे का नाम था, लेकिन उसके बाद क्या 21 की लिस्ट में जरूर नंबर 2 पर था। उन्होंने संजय पांडे को बिना, जो यूपीएससी के पैनल में बिना नाम उनका लिए जो पैनल ने खारिज कर दिया था, फिर भी उनको डीजीपी के पद पर नियुक्त कर दिया। अब इसको लेकर, और ये उस समय शायद लोगों को इतने सवाल इस पे उठे नहीं होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है, डीजीपी का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो मैं आपको इस वक्त बताता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा कि इस कहानी में गड़बड़ जाला कहां पे है। राज्य सरकारों को यूपीएससी को एक लिस्ट भेजनी होती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी का पालन किया गया। एक लिस्ट भेजी गई 21 नामों की। राज्य सरकार यूपीएससी को लिस्ट भेजेगा और उसके बाद एक यूपीएससी का पैनल बनेगा। जो लिस्ट जो यूपीएससी को भेजी जाएगी, उसके बाद जो पैनल है वो लिस्ट देखने के बाद एक पैनल गठित किया जाएगा यूपीएससी द्वारा, और वो पैनल चयन करेगा, वो चुनेगा उस लिस्ट में से कौन से नाम योग्य हैं। योग्यता के अनुसार वो नामों का चयन करके एक लिस्ट तैयार करेगा, ऑप्शंस की लिस्ट तैयार करेगा, 3 ऑप्शंस की, जिसको वो वापस राज्य सरकार को भेजेगा। और उनमें से राज्य सरकार को जो अपना डीजीपी का नाम है वो फाइनल करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का जो पैनल है वो आपके ऊपर किसी को थोप देगा, आप ही लिस्ट भेजेंगे, आप ही की लिस्ट में से वो 3 सबसे योग्य लोगों को चुनेंगे। ये इस वक्त इसलिए भी किया गया था कि जो डीजीपी की नियुक्ति है उसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस को, दबाव को कम किया जाए। अब राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से डीजीपी की नियुक्ति करनी होगी। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, उन तीनों में से एक को आपको तुरंत प्रभाव से डीजीपी बनाना होगा। एक्टिंग डीजीपी नाम का कोई पद नहीं होगा, क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है लोगों को प्रलोभन देने के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, यूपीएससी का जो पैनल है उसने जो खारिज कर दिए जो नाम संजय पांडे का, उसको दरकिनार करते हुए संजय पांडे को डीजीपी बनाया गया। क्यों बनाया गया, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, शायद अगर समझाया जाए दर्शकों को तो उन्हें इस बात से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जो हमने कल खुलासा किया था, जहां पर उन ट्रांसक्रिप्ट्स में जो फोन की कॉन्वर्सेशन थी संजय पांडे और कथित तौर पर परमबीर के बीच में, वहां पर संजय पांडे एक बिचौलिए के रूप में जो अनिल देशमुख वाला केस है उसको सेटल कर रहे हैं। तो अब सवाल उठेगा, क्या इसी वजह से उनको डीजीपी बनाया गया था? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ कि परमबीर सिंह और संजय पांडे के बीच में इसके पहले एक बार बहस हुई थी, जब डीजीपी की पोस्ट पर संजय पांडे को नियुक्त किया गया था। उसके बिल्कुल पहले संजय पांडे ने लगातार महाराष्ट्र प्रशासन पर इस बात का भी दबाव रखा था और कंप्लेंट्स भी की थी पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कई बार मीडिया से बातचीत भी की थी कि वो परमबीर सिंह से सीनियर हैं, तो उन्हें उनसे ऊंची या उनके समान की पोस्ट क्यों नहीं मिल रही है, जिसके बाद ही संजय पांडे को डीजीपी का पोस्ट महाराष्ट्र के दिया गया था। और अब इसी बीच में जब परमबीर सिंह जो लगातार एक एब्सकॉन्डर के रूप में नजर आ रहे हैं, 5 अप्रैल का वो आखिरी दिन था जब वो मीडिया के कैमरास पे नजर आए थे। आज मुंबई लौटने के पहले मई में आखिरी बार उन्होंने अपने काम पर रिपोर्ट की थी। अगस्त 29 वो तारीख है जहां पर उनकी मेडिकल लीव्स खत्म होती हैं और उसके बाद से वो इनकम्युनिकेडो हुए हैं, यानी कि किसी के भी संपर्क में नहीं है, ना परिवार से, ना दोस्ती यारों से, ना ही जिस दफ्तर को रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, उन लोगों से। लेकिन जो फिलहाल सेटलमेंट वाला जो शब्द है खास तौर पर सामने आया है उस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान, उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह जो है प्रशासन की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परमबीर सिंह से बातचीत कर रहे थे कि सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा गया वो लेटर अगर वापस ले लेते हैं तो परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ेंगी नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना किसी तरीके की उन्हें राहत दी जाएगी। इसी से कह सकते हैं कि डीजीपी संजय सिंह की पोस्टिंग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं
कि डीजीपी की पोस्ट पर कोई भी एक्टिंग डीजीपी नहीं हो सकता, यानी कि आप किसी को भी किसी लिमिटेड वक्त के लिए पोजीशन पर नॉर्मली ऐसे ही नियुक्त नहीं कर सकते। हर एक चीज का ब्यौरा होता है, हर एक चीज की टाइमलाइन होती है। और जब यूपीएससी द्वारा एप्लीकेशन, एक लेटर जो है वो सरकार तक पहुंचाया गया था जिसमें संजय सिंह का नाम नहीं है, उसके बावजूद वो पिछले 6 से 8 महीनों से क्यों डीजीपी के पद पे नियुक्त हैं, इसका जवाब संजय पांडे और सरकार के लोग दे सकते हैं। लेकिन जब ये सवाल हमने खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से पूछा, हाँ। तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब उस पे भी आता हूं, तो उस पे भी आता हूं। जो आपने उनसे सवाल पूछा उस पर भी आता हूं। शिवानी, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं अब इस पूरे खुलासे से। दोनों कड़ियों को अगर आप जोड़ के देखें, एक वो ट्रांसक्रिप्ट जिसमें संजय पांडे जो हैं उनके वो बातचीत कर रहे हैं परमबीर सिंह से, कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट की बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ अब ये डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर जो यूपीएससी की लिस्ट है, जहां पर पूरे यूपीएससी पैनल को एक तरफ रखते हुए उन्होंने कोशिश की और संजय पांडे को लाकर डीजीपी के पद पर बैठा दिया गया। क्या अहम सवाल उठते हैं महाराष्ट्र सरकार से? जो सवाल अब उठ रहे हैं वो ये है कि संजय पांडे की डीजीपी के पद पर नियुक्ति किस आधार पर हुई? अगर यूपीएससी पैनल ने भी उनको ठीक नहीं माना कि वो वहां पर होने चाहिए, तो फिर किस आधार पर सरकार ने जस्टिफाई किया इसको? 8 महीने से संजय पांडे कार्यवाहक डीजीपी कैसे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह चुका है कि कार्यवाहक डीजीपी नाम का कोई पद ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यूपीएससी पैनल के दिए हुए नाम को नजरअंदाज क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी क्यों की गई? और संजय पांडे को डीजीपी के पद से अब कब हटाया जाएगा, कब कार्रवाई होगी? इसके ऊपर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर किया है, जिनको हाथ में ये पेपर्स लगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघा, सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि इन पेपर्स का और ये पूरा यूपीएससी पैनल का पूरा महत्व क्या होता है, और क्यों ये पेपर्स इतने बड़े सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के इस पूरी प्रोसेस के ऊपर। अंकित, ये जो दस्तावेज हैं जो मेरे हाथ में हैं, ये कागजें, ये बहुत अहम है। जैसा कि आप कह रहे थे कि मैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सबको समझाऊं, इसके पहले कि मैं इन कागजों तक आऊं, मैं आपसे ये बताना चाहती हूं अंकित कि ये खबर हम क्यों कर रहे हैं। ये खबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल जो खुलासा हुआ टाइम्स नाउ पर, जिस पर आपने एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट देखा, एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में कल दाखिल किए गए थे पिछले वीक, उसके कॉपी हमारे हाथ लगी, हरीश के हाथ कल लगी, और उससे आपको क्या पता चला कि संजय पांडे जो एक्टिंग डीजीपी हैं वो परमबीर सिंह के साथ में बातें कर रहे हैं और परमबीर सिंह को ऑफर कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं परमबीर सिंह को। ये कह रहे हैं कि आपने जो केस दर्ज करवाया है हमारे पूर्व होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, गृह मंत्री के अगेंस्ट में, वो केस आप वापस ले लीजिए, और अगर आप वो केस वापस ले लेंगे तो आपके अगेंस्ट जितने केसेस अभी महाराष्ट्र सरकार ने दायर किए हैं वो मैं हटवा दूंगा, मैंने सरकार के साथ बात करके वो हटवा दूंगा, मगर आप पहले वो केस हटा दें अनिल देशमुख के अगेंस्ट से। ये सारी बातें चल रही हैं। आपको समझ आ रहा है कि वो एक डील कट करने की कोशिश कर रहे हैं परमबीर सिंह के साथ, नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सरकार के बिहाफ पर, महाविकास अघाड़ी के बिहाफ पर वो परमबीर सिंह से नेगोशिएट कर रहे हैं। ये है हमारे एक्टिंग डीजीपी महाराष्ट्र के। कल ही इतनी परेशानी क्रिएट हो गई महाविकास अघाड़ी के लिए, आज और भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो कागज है मेरे हाथ में, ये उस मीटिंग की कागजें हैं, दीज आर कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, ये उस मीटिंग की कागज है जो प्रक्रिया के अनुसार किसी भी स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, डीजीपी, वो प्रक्रिया कैसे होती है, वो प्रक्रिया कब हुई महाराष्ट्र के लिए, और वो प्रक्रिया का क्या सार निकला, क्या फाइनल रिजल्ट था, वो इस कागज में है। इस कागज में अंकित ये बात लिखी हुई है कि जब यूपीएससी की मीटिंग हुई ये बात डिसाइड करने के लिए कि अगला डीजीपी महाराष्ट्र का कौन होगा, ये मीटिंग होने के बाद, पिछले महीने मीटिंग हुई थी, 8 नवंबर को यूपीएससी ने बाकायदा
एक पत्र लिखा सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में, और बताया कि आपने जो हमें नाम भेजे थे 21, उनमें से हमने 3 लोगों का पैनल फाइनल डिसाइड किया है। इन 3 लोगों में से आपको एक नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चुनकर महाराष्ट्र में बिठाना है। 26 दिन से ये कागज पड़ी हुई है महाविकास आघाड़ी सरकार के पास में, वो हिले भी नहीं है। वो तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे उनके पास ये कागज आई ही नहीं हो, उनको पता ही नहीं है। मगर ये बड़ा मुश्किल का बात है कि वो ऐसा कुछ करने की कोशिश में सफल हो, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं महाराष्ट्र सरकार के, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, ही इज हियर, सीताराम कुंटे, वो एक मेंबर है इस कमेटी के, उनकी भी दस्तखत है इस कागज में, वो भी इस मीटिंग के पार्ट थे। उनको भी पता है कि संजय पांडे जो अभी बैठे हुए डीजीपी हैं, उनका नाम तो हटा ही दिया है यूपीएससी ने अपने लिस्ट से। जो लिस्ट महाराष्ट्र सरकार ने यूपीएससी को भेजा था ये डिसाइड करने के लिए कि इन सारे लोगों में से आप हमारा नेक्स्ट डीजीपी का पैनल बना के भेजें, जो प्रक्रिया है प्रकाश सिंह जजमेंट के हिसाब से यही प्रक्रिया हर स्टेट को अडॉप्ट करनी पड़ती है। हर स्टेट सरकार, राज्य सरकार अपने तरफ से एक पूरा लिस्ट भेजती है आईपीएस ऑफिसर्स का, वो लिस्ट आता है यूपीएससी के पैनल के पास में, यूपीएससी पैनल अपनी मीटिंग करती है। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि जानबूझकर सरकार जो 3 नाम भेजे गए हैं डीजीपी पद के लिए, उसको नजरअंदाज कर रही है, और उसी की वजह से उनके ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर, उनके इरादों के ऊपर एक सवाल उठता है। इरादों के ऊपर सवाल तो जरूर उठेगा अंकित, क्योंकि आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो तो इस मीटिंग में थे ना प्रस्तुत। तो अगर ये सरकार कहती कि हमें पता नहीं, या हमारे पास पहुंचा नहीं, या हम पता, अब जो भी वो एक्सक्यूज लगाएं यहाँ पर, वो मुश्किल हो जाएगा उनको समझाना अपना पोजीशन, क्योंकि आपके चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर हैं। और आप देखिए अंकित, ये जो लिस्ट इन लोगों ने भेजा है, महाविकास आघाड़ी ने एक लिस्ट भेजा, पहले तो उन्होंने अपना अच्छा खासा समय लगाया लिस्ट भेजने को, सो दैट संजय पांडे को जितना टाइम मिल सके पॉसिबल वो मिल सके। ये रहा, ये 21 लोगों का लिस्ट है, इसमें नंबर 2 क्रमांक पर है संजय पांडे, ठीक है, which actually tells you that he is a preferred choice by the government। मगर ये यूपीएससी पैनल ने क्या किया, उन्होंने फाइनली जो जवाब दिया वापस महाराष्ट्र सरकार को, जो फाइनल पैनल उन्होंने बनाया, उस पैनल में उन्होंने ये सारे नाम लिखे। अब मैं आपको ये जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव असेसमेंट द कमिटी रेकमेंडेड अ पैनल कंसिस्टिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स एज सूटेबल फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र, एंड दीज आर द नेम्स: हेमंत नगराले, रजनीश सेठ और मिस्टर वेंकटेशम। इसमें संजय पांडे का नाम नहीं है। संजय पांडे एडहॉक तरीके से अभी भी बने हुए हैं, और प्रॉब्लम उसमें भी है अंकित, संजय पांडे एडहॉक तरीके से क्यों बने हुए हैं, ये सवाल सरकार को अब घेरे में लाएगी। क्यों लाएगी? घेरे में लाएगी। और जो हमने कल खुलासा किया था उससे अगर आप इसे जोड़ के देखेंगे तो सरकार की नीयत पर सवाल जरूर उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेरे पास मेघा शिवानी बने रहिए आप, हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं संजय पांडे, उसके ऊपर जब गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से पूछा गया, क्योंकि आज वो मिलने गए थे गृह मंत्री से, मीटिंग हुई संजय पांडे की, उसके बाद संजय पांडे अपने साथ एक रिपोर्ट लेकर गृह मंत्री के पास पहुंचे थे। यह मुलाकात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मुंबई पहुंचने के बाद हुई थी। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह ने ना तो महाराष्ट्र सरकार को जानकारी दी है, ना ही डीजीपी संजय सिंह को सूचित किया है। आपको बता दें कि हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरीके से ये जो पूरी कोशिश थी इसको दबाने की, लेकिन क्या कहा महाराष्ट्र के मंत्री ने, ये आपको दिखाते हैं। नहीं, ये बहुत ही अचरज की बात है। जो व्यक्ति इस स्टेट के पुलिस के प्रमुख रहे हैं, मुंबई के पुलिस के प्रमुख रहे, ठाणा के पुलिस के प्रमुख रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पुलिस में यहाँ पे महाराष्ट्र में बिताई, उनको अगर खतरा लगता है उनके जान को, तो किसी से खतरा है, क्या खतरा है वो बताएंगे तो देख सकते हैं। तो दिलीप वलसे पाटिल कह रहे थे कि अगर परमबीर सिंह को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो वो हमें बताएं, हम उसके बारे में कुछ करेंगे। लेकिन संजय पांडे से भी हमने कोशिश करी सवाल पूछने की, उनका भी आपको रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि चुप्पी तो उन्होंने साधी ली जैसे हमारा माइक उनके पास पहुंचा। हेलो पांडे सर। नमस्कार सर। हाय सर, दिनेश यार। सर सिर्फ इतना जाना, क्या परमबीर सिंह ने रिपोर्ट किया सर? वो आज लौट आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया आपको सर, नियम के तहत सरकार को रिपोर्ट करते हैं सर बता पाएंगे आप? सर कोई जानकारी दीजिए उनकी तरफ से, कहाँ पे इतने समय तक परमबीर सिंह कुछ बताया उन्होंने सर?
अपनी जानकारी सर सर आपको की जानकारी थी, आपसे कोई बातचीत उन्होंने करने की कोशिश की परमबीर से? आप कुछ कहना चाहेंगे सर थैंक यू सर। हेलो इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र सरकार की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। परमबीर सिंह की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है, देश विदेश में उनकी संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। परमबीर सिंह ने बेनामी संपत्ति की भी जानकारी मांगी गई है। इस तरह की जानकारी आ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है परमबीर सिंह के खिलाफ। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, और बता हमें इस खबर के बारे में बताइए, क्योंकि इस वक्त जो ये कार्रवाई की बात हो रही है, लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार क्योंकि अब इस पूरे खेल में फंस गई है, तो कुछ कार्रवाई करके शायद एक विंडिक्टिव तरह की कार्रवाई, बदले के राम की कार्रवाई दिखाई पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र प्रशासन जो है फिलहाल परमबीर सिंह की मुंबई में दोबारा वापसी से काफ़ी ज़्यादा डगमगाया हुआ है। उसके बाद टाइम्स ऑफ नवभारत के कई अहम बड़े खुलासों के बाद देख पाएंगे कि कई सारी मूवमेंट होना शुरू हो गई है। इसी बीच में आपको बता दें कि जैसे ही किला कोर्ट द्वारा परमबीर सिंह को एब्सकॉन्डर बताया गया था, यानी कि जो 30 दिन के बाद उनकी सारी संपत्तियों पर ताले लगेंगे, उन्हें सीज किया जाएगा, ये सारे प्रावधान हुए। उसके दौरान भी मुंबई पुलिस ने उनकी जितनी संपत्तियां हैं मुंबई में उसको लेकर एक ब्यौरा निकाला था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने देश और विदेश में जितनी भी उनकी संपत्ति है उसका ब्यौरा अपने पास रखा है, जिससे कि पता चल सके कि अपने पद पर नियुक्त रहते हुए परमबीर सिंह ने किन किन संपत्तियों को बनाया है, क्या कुछ प्रॉपर्टीज को क्रिएट किया गया है, जिससे कि परमबीर सिंह के अगेंस्ट महाराष्ट्र प्रशासन कोई पुख्ता सबूत रख सके। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रशासन जो है लगातार अपनी लीगल टीम से एडवाइस ले रहा है, लगातार अपनी लीगल टीम से जुड़ा हुआ इस बात को जानने के लिए कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमबीर सिंह को राहत दी गई है कि 6 दिसंबर तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको वो किस तरीके से अपोज कर सकते हैं, यानी कि महाराष्ट्र प्रशासन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा पहुंच सकता है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल प्रॉपर्टी पर नजर है परमबीर सिंह के, क्योंकि ये तो साफ हो सकता है कि जिस तरह से परमबीर सिंह से डीजीपी की बातचीत हो रही थी महाराष्ट्र सरकार के विरोध में, जो उन्होंने गृह मंत्री के विरोध में पत्र लिखा था उसे वापस देने की बातचीत हो रही थी, उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र प्रशासन को परमबीर सिंह से जो खतरा है उसको कवर अप करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस पे बड़ी राजनीति होने वाली है। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, इस खबर से निकलने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरीके से जब सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको भी पता होगा कि उनका नाम रिकमेंडेड है, फोर्स का भी मोराल इससे डाउन होगा। मुंबई के, महाराष्ट्र के टॉप आईपीएस ऑफिसर्स, एक एक्टिंग डीजीपी पद के, एक मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद ही सवालों के घेरे में है, डीजीपी भी अब सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो पुलिस फोर्स है उसका मोराल जरूर डाउन होगा। बिल्कुल डाउन होगा, और मोराल तो काफी समय से डाउन है। जब ये पूरा तमाशा शुरू हुआ था, जब परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखा था, ये पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे को कि किस तरीके से वसूली की जा रही है, जो पूर्व गृह मंत्री हैं किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते थे, उनके जूनियर्स को अपने घर पे बुलाते थे, पैसों की डिमांड करते थे, ये भी बताते थे कि किस बार से जाकर पैसे उठा के लाना, और महीने का बांध भी देते थे कि इतना लेकर आना क्योंकि मुझे आगे देना पड़ता है। तब से ही ये मोराल मुंबई पुलिस की तो बहुत ही नीचे है। और अब जब ये सारी बातें बाहर आ रही है, इनफैक्ट ये तो हम अभी दिखा रहे हैं अंकित, बहुत पुलिस वालों को वहां जो ऊपर के या सीनियर पोजीशंस पे बैठे हैं उन सबको पता है क्या चल रहा है, उन सबको पता है सरकार क्या करी, पर वो क्या करेंगे? वो तो वहां ब्यूरोक्रेट्स, वो वहां पुलिस ऑफिसर सरकार के नीचे बैठे हुए हैं, सरकार को सर्व कर रहे हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। दे आर सर्विंग ऑफिसर्स, वो कुछ नहीं कह सकते। इनफैक्ट मैं क्विकली आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये एक पार्ट है उस कागज का जो वो कहता है, बहुत क्लियरली कहता है अंकित, कि आप एडहॉक पोजीशन में किसी भी डीजीपी को नहीं रख सकते हैं। दिस सेज नन ऑफ द स्टेट शैल एवर कंसीव द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग एनी पर्सन ऑन द पोस्ट ऑफ डीजीपी ऑन एक्टिंग बेसिस, फॉर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग डीजीपी एज पर द डिसीजन ऑफ द प्रकाश सिंह वर्डिक्ट, द प्रकाश सिंह केस। वो भी क्यों किया है, उसका भी क्या जवाब है? चलिए मान लीजिए कोविड की वजह से आपको तकलीफ थी और आप नाम नहीं भेज सके, सब प्रक्रिया डिले हो गई, वो भी समझ आता है। पर जब 1 तारीख को आपको यूपीएससी ने लेटर लिख के बता दिया कि आपके फाइनल पैनल में ये 3 नाम हैं, तो आप 26 दिन तक इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? किसका कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो राजनीतिक शह और मात के खेल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार कहती है परमबीर सिंह बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, और वहीं जो डीजीपी हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए। राजनीति किस कदर हावी है इस पूरे केस के ऊपर, ये इस पूरे मामले में साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया
आप दोनों का मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेघा ने ये बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत के लिए दर्शकों के लिए ये हम सामने लेकर आए हैं और इस खबर पे लगातार हम अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज वहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो इस लिहाज से बीजेपी इसे बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्षी दल इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी की चुटकी ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खबर। उत्तर प्रदेश की नई पहचान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। चुनावी माहौल में यूपी के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो और सियासत पीछे छूट जाए, ये कैसे होता? जैसा कि अनुमान था वैसा ही हुआ। मंच से तीखे बाण चले, निशाने पर यूपी की सत्ता में वापसी की दौड़ लगाने वाले सभी थे। बड़ा एयरपोर्ट आज सीएम योगी ने मंच से सीधे मुद्दे की बात की और जिन्ना गन्ना दंगा का नारा बुलंद किया। समझना मुश्किल नहीं कि इशारा किस तरफ था। पहले सुनिए सीएम ने कहा क्या। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बहाने यूपी में नई सियासी बहस छिड़ गई है। एक तरफ बीजेपी इस एयरपोर्ट के बहाने पश्चिमी यूपी में अपनी मजबूती को बढ़ाने की कोशिश में लगी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा, एक तरफ एयरपोर्ट बिक रही, दूसरी तरफ नए एयरपोर्ट बनाने की नौटंकी चल रही है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया, सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव एयरपोर्ट के घाटे और मुनाफे को जोड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी जेवर एयरपोर्ट के बहाने सिर्फ सियासी फायदे को देख रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को पहले से ज्यादा फायदे की संभावना। किसान आंदोलन से उपजे गुस्से की भरपाई हो सकती है। पश्चिमी यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी की 45 विधानसभा सीट पर भी असर संभव है। जेवर में सजे मंच से पीएम मोदी ने भी सियासी बातें की। मौका अच्छा था, अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन परिवारवाद की बात कहकर पुराने अंदाज में सवाल जरूर खड़े किए। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। यूपी में अभी तो सियासत का खेल शुरू ही हुआ है। बयान और गोलबंदी के कई दौर आएंगे। मौका शिलान्यास का हो या उद्घाटन का, लक्ष्य सियासी ही रहेगा। तो आदत डाल लीजिए, कम से कम अगले 120 दिन सियासी बयानबाजी चुनावी माहौल को गर्म करते रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जारी है और एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी अड्डा, वहां पर अभी कम से कम चुनाव तक राजनीति का ही बोर्ड लगा दिखाई पड़ेगा। अब जेवर एयरपोर्ट पर जो हम शिलान्यास और राजनीति की बात कर रहे थे, उसमें मायावती का भी एक ट्वीट आ गया। चुनाव के समय में नींव रखने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।
सरकार की नीयत और नीति पर शक उठना स्वाभाविक, ऐसा कह रही हैं मायावती। उन्होंने कांग्रेस पे भी हमला बोला, कहा कांग्रेस पर हमारी योजना को कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया। तो श्रेय की राजनीति भी चल रही है और साथ ही साथ बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करके मायावती एक बार फिर दिखाई पड़ रही हैं। आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आदर्श, जेवर एयरपोर्ट को लेकर श्रेय की राजनीति भी चल रही है और बहन जी को भी लगा कि लगे हाथ वो भी गंगा में हाथ धो लें। बिल्कुल, लगातार जो भी परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है या फिर उद्घाटन हो रहा है, उनको लेकर श्रेय की होड़ मची हुई है। पहले की सरकार में समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है, वो लोग कई कामों को अपना बनाते हैं, कई कामों को अपना बता रहे हैं कि हमने इसका शिलान्यास किया था, हमने इन सभी चीज़ों को शुरू किया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि हमारे कार्यकाल में सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। और इसी के बीच में 10 साल पहले सत्ता में रहने वाली मायावती जो मुख्यमंत्री थी यूपी की, उन्होंने भी इस बीच में अपनी एंट्री की है अभी श्रेय लेने की राजनीति में। और वो भी ये कह रही हैं कि जेवर से पहले ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साथ ही साथ उन्होंने नोएडा से लेकर बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाने तक की बात को कहा है कि हमारी सरकार में सभी प्रोजेक्ट प्रस्तावित थे, लेकिन इसको कांग्रेस की सरकार ने रोका है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यूपी के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और बेहद बड़ा माना जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो भी दल यहाँ पर सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस जैसे दल भी जो कई सालों से सत्ता से बाहर रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि अब उन चीज़ों का भी श्रेय वो ले जो जिस दौरान वो केंद्र में थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर होड़ है इस बात की कि कैसे जो विकास के काम हो रहे हैं उसका श्रेय लिया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जनता इन बातों को मानती है। अब जनता किसको श्रेय देकर अपने वोट से नवाजेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एक तरफ लगातार जो अलग अलग योजनाएं हैं उनका शिलान्यास की झड़ी लगी हुई है, सारा विकास लगता है उत्तर प्रदेश में अभी अगले कुछ महीनों में ही बह जाएगा। वहीं अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस साइड में खड़े होकर यही देख रहे हैं कि इसमें से कितनी चीजों को वो अपने श्रेय उसका ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। आज ओवैसी जौनपुर में थे। ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन जो है उसमें अपनी थोड़ी सी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोपहर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया जिसको वो जलसा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सीए कानून मजहब की बुनियाद पर बना है, इसी वजह से उसका वो विरोध करेंगे। सीए बनने के बाद मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा ओवैसी ने एक बार फिर कहा। किसानों पर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना तो मुसलमान क्यों माने, पहले उनकी बात पूरी तरह से आपको सुनवा देते हैं। कानून की मुखालिफत करेंगे, वो काला कानून होगा, वो एनपीआर एनआरसी की तैयारी होगी। ये बात हम जब करते हैं और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA एनपीआर एनआरसी आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए एनपीआर एनआरसी का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत एनपीआर एनआरसी के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये जमहूरी हक है। ओवैसी साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं राजनीति में, वो हो। साथ उनका उधर योगी आदित्यनाथ भी निभा रहे हैं, वो जिन्ना जिन्ना कहते हैं, ये सीए कहते हैं। अब जनता तय करे कि वो किसकी तरफ जाएंगे। लेकिन जो समीकरण की बात हो रही है, कल भी ये बात कही गई, राजभर साहब ने कह दिया कि ओवैसी के साथ भी अखिलेश जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी समीकरण तैयार कैसे हो रहे हैं, उस पर हमने बात करी। जो ओवैसी साहब की पार्टी के जो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, शौकत अली साहब से, उन्होंने क्या कहा सुन लिया। तो क्या इसको लेकर चर्चा भी हो रही है, बातचीत चल रही है क्या सपा से? नहीं, हमारी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है अभी तक। और
हमने कई जराए से हमने वहाँ तक मैसेज दिया, लेकिन उधर से रिप्लाई यही आई। और बल्कि अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल पे बाकायदा उन्होंने कहा, जब उसने पूछा उस टीवी चैनल ने कि आप वैसी हिसाब से अलायंस करेंगे, उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया उससे। बैठ के देखेंगे, अगर हमारा किसी से अलायंस नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की हम 100 नहीं, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा उत्तर प्रदेश में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी ने तो इस चीज से किनारा कर लिया, तो क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में आ सकती है बीएसपी? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में किसी के भरोसे नहीं आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक ताकत बन चुकी है। मैं पूछ रही हूँ, अगर सपा के रास्ते बंद है तो क्या बसपा के रास्ते खुले हैं साथ में जाने के लिए? बातचीत हो रही है क्या? ना, हमारे रास्ते नहीं बंद है, हमारे रास्ते नहीं बंद हैं। हमने बीएसपी के लोगों से भी मुलाकात की, उनके कोऑर्डिनेटर थे, उनसे बैठ करके हमने बात की। हमने उनको मैसेज दिया, हमने कहा सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, लेकिन अब वो उनका फैसला है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा, एक तरफ कहते हैं राजभर साहब की गठबंधन की बात हो रही है, ओवैसी साहब के जो सिपा सलाह रहे हैं वो कह रहे हैं हमने तो बात करी, अखिलेश यादव घांसी नहीं डाल रहे। अब किसका क्या बनेगा ये कुछ आने वाले दिनों में जरूर तय हो जाएगा। अब भोपाल लिए चलता हूं, क्योंकि वहां पे आज ऐसे कुछ तस्वीरें सामने आई। एक तो कांग्रेस पार्टी जो कभी कभी सड़कों पर दिखती है, उसके नेता भी सड़कों पर आज दिखाई पड़े। कांग्रेस ने वहां पर जो उनका शिक्षा, जो उनका युवा विंग है एनएसयूआई, वहां पर बेरोजगारी और शिक्षा नीति के खिलाफ एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर को उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दबा के लाठियां भांजी। इतनी लाठियां चली, ऐसा प्रहार हुआ कि प्रदर्शनकारी अस्त व्यस्त और पूरी तरह से पस्त हो गए। ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है लाठी और डंडों वाला प्रचंड दंड। प्रदर्शनकारियों पर यह प्रहार मध्य प्रदेश में हुआ, भोपाल में, मामा के राज में, सीएम आवास के पास में। पुलिस का ये एक्शन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की और बलजोरी का जवाब था। पुलिस के एक्शन से जो निकल भागे वो बच गए, जो बेचार लठ की जद में आ गए उन्हें पुलिस ने खूब धोया। जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ बैठे थे वो धर लिए गए। नेताओं को फंसा देख एनएसयूआई के कार्यकर्ता फिर लौटे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। ये सिलसिला चल निकला, जितनी बार एनएसयूआई कार्यकर्ता लौटते उतनी बार पुलिस खदेड़ दी। इसके बाद बैरिकेडिंग पर आसन लगाए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को बसों में भरा गया, कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। घेराव के लिए आगे बढ़े, वैसे ही पुलिस वाले ने हमको उठाया और लट कम से कम 2 लट इस पे मारे और 3 लट पीछे की तरफ मारे हैं बहुत जोर से, और मेरे पहले पाँव में तकलीफ है और ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, तो आप लोग किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? छात्रों के नई शिक्षा नीति के विरोध। नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। पुलिस के ही कुछ लोग सिविल ड्रेस में पत्थर लेकर आए थे, जिन्हें हमने खुद देखा है। वो रेड क्रॉस हॉस्पिटल के वहां छुपे हुए थे। और जिस तरह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का उपयोग कर उन आवाज को दबाना चाहती है, वो भविष्य के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए लंबा खतरा साबित हो सकती है। दरअसल शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत भारी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े, जिस पर गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दी। कमलनाथ ने पुलिस अब कांग्रेस ने तो प्रदर्शन की हुंकार भरी, पर शिवराज जी की जो पुलिस है उसने इसकी हवा निकालने के लिए दबा के लाठियां बजाई। अब प्रदर्शन करना भी एक राजनीतिक अधिकार है, अब उसकी ऐसी पिटाई करना कौन से अधिकार में आता है, ये तो शिवराज जी की पुलिस ही बताएगी। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हर मुद्दे को यहीं पर जांचेंगे आपके साथ शाम 6 बजे। बने रहिए हमारे साथ।